हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 15 के अंदर। तो बेटा आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर अपन लोग टीआईआर और रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग इसके अंदर कुछ धमाकेदार अच्छे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा मैं शुरुआत करता हूँ, फटाफट से आप देखिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे बात समझिएगा। बात यह है कि जैसे कोई सवाल हम लोगों को दे रखा है, उस सवाल में क्या है कि दो यहाँ पे हम लोगों को n बराबर √2 दिया हुआ है, n बराबर 1 दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हो क्या रहा है ना कि यहां से हो क्या रहा है कि भैया यहां पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है I। तो हमें क्या करना है, निकालनी है वैल्यू I की। तो फाइंड वैल्यू ऑफ I सच दैट डेविएशन इज इक्वल टू 15 डिग्री। सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि I की वैल्यू बताइए सच दैट कि डेविएशन जो है वो 15 डिग्री का हो जाए। तो बड़ा दिमाग लगाइए फटाफट से, किस प्रकार से होगा आप ही को सोचना है। जल्दी से दिमाग लगाइए फटाफट से। हाँ जी, तो अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। बात तो ध्यान समझिएगा बेटा। एक्चुअली क्या है कि हमें I की वैल्यू निकालनी सच दैट कि वो डेविएशन 15 डिग्री हो जाए। तो भाई मैं तो इतना जानता हूं ना कि अगर ये सरफेस नहीं होता तो रेस सीधी जाती। बट अगर सरफेस है और डेंसर से रेयर की तरफ अपन जा रहे हैं तो जो रे है वो कुछ डेविएट करेगी इस प्रकार से। हाँ भाई, बात तो सही है यार, बात तो सही है। यहाँ पे ये हो जाएगा अपना I, ये हो जाएगा अपना डेविएशन दैट इज 15 डिग्री। अरे सही है ना। तो भैया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R, एंड R विल बी इक्वल टू डेविएशन प्लस I। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेविएशन प्लस I। अबे समझ में आ रही है ना बात मेरी, सिंपल सी। तो भैया R डेविएशन प्लस I हम कर सकते हैं। तो R जो हो जाएगा बेसिकली वो 15 डिग्री प्लस I में यहाँ पे लिख सकता हूं R को। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एन डी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एन ऑफ डी इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, डेंसर साइन इंसिडेंस इंटू रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द इन द रेयरर मीडियम। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको सोल्व करना है। एन डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2। साइन आई को साइन आई रहने दीजिए, इसको कर दीजिए 1, और साइन आर को कर दीजिए कितना, I प्लस 15 डिग्री। अरे सही है ना। तो भैया ये जो चीज है यहाँ पे I प्लस 15 डिग्री हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये तो आ चुका है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से हम लोग I निकाल सकते हैं। तो बेटा इसको सोल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है, I निकालने का सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। यहाँ पे होते हैं तरीके, बट हम लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसे कर पाए। तो इसे हिट एंड ट्रायल से हम लोग कर सकते हैं, हमारे लिए सिर्फ हिट एंड ट्रायल ही पॉसिबल है। अब सोचो I की ऐसी क्या वैल्यू हो, देख होगी पक्का 0 से 90 के बीच में ही, और वैसी ही होगी जो फैमिलियर है, मतलब या तो 60 होगी या 30 होगी या 45 होगी, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। 90 होगी नहीं। चलो एक काम करते हैं, 45 डाल के देखते हैं। तो भाई जब मैं I 45 डालूंगा तो ये बन जाएगा 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड में देखो, अगर मैं 45 डाला तो 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। सही बात है ना। अगर मैं I की वैल्यू 60 पुट करता हूं तो I 60 √3/2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 75। नहीं हो पा रहा। आई मेरी बात समझ में? अरे सही है ना। तो भैया अगर मैं देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं 60 डालता हूं तो √3/2 आएगा। बेटा √2 से 2 कट जाएगा तो √2 रह जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। तो पॉसिबल नहीं है साइन के लिए। समझ में आ रही है ना। अगर मैं I की वैल्यू
30 पुट करता हूं, हो 30, तो देख लेफ्ट हैंड साइड 1/2, क्या 1/2 इंटू √2 1/2 हो जाएगा। हाँ भाई बात तो सही यार। अब इधर देखना, इधर 30 डाल, 30 + 15 45, साइन 45 इज 1/√2, तो ये I बराबर 30 डिग्री पे एग्जैक्टली इसकी दोनों वैल्यूज LHS बराबर RHS हो रहा है। तो इसका मतलब I आ चुका है 30 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। पूछा क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ I सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आंसर क्या है, I बराबर 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसको आपको नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। सोच के देख, तुमने जो किया है तो I बराबर 30 डिग्री निकाल लिया, लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं? हाँ सर। तो क्या TIR हो सकता है? हाँ सर। सोच अगर यहाँ पे C की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे C की वैल्यू 15 डिग्री 45 डिग्री आएगी, I कितना था 30 डिग्री। अगर I की वैल्यू मैं 30 लेता हूं तो मेरा जो डेविएशन आता है वो 15 डिग्री आता है। ये मुझे समझ में आ गया यहां से। हाँ भाई, लेकिन सोच अगर I की वैल्यू 45 से बड़ी होगी और अच्छी खासी बड़ी होगी तो ये TIR भी शो कर सकता है, और TIR के लिए डेविएशन अलग तरीके से आता है। तो लिखते हैं कि इफ वी कंसिडर TIR, भाई हमें I थोड़ी ना पता है यार, वो तो I की एक वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, क्या पता और भी पॉसिबल हो जहां के लिए डेल्टा की वैल्यू 15 डिग्री हो, बट डेविएशन या 15 डिग्री आए। भाई TIR में 15 डिग्री क्या होता है, TIR में कैसे निकालते हैं डेविएशन? सर TIR के केस में डेविएशन होता है पाई माइनस 2I। हाँ भाई बात तो सही है यार। तो भैया डेविएशन कितना हो गया 15 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 2I कितना होता है 2I। सोल्व करने पे कितना आएगा 2I इज इक्वल टू 180 माइनस 15 डिग्री। ओहो 180 माइनस 15 डिग्री, तो भाई साहब कितना हो जाएगा यहां से 180 माइनस 15 कितना होता है सोल्व करने पे? सर ये तो हो जाएगा 165। तो भैया 165 डिवाइडेड बाय मैं 2 कर दूंगा तो आंसर आएगा 82.5 डिग्री। दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जरूरी नहीं है ऐसे केस में एक ही आंसर आए, ऐसे केस में एक और आंसर हो सकता है। अब हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि भैया I बराबर 30 डिग्री, भैया सेकंड ऑप्शन I बराबर 30 डिग्री एंड 82.5 डिग्री, भैया I बराबर 30 डिग्री 30 नहीं 45 डिग्री, और डी ऑप्शन होता भैया I बराबर 45 डिग्री एंड 82.5 डिग्री। तो तुम तो जल्दबाजी में फटाफट से फर्स्ट वाला कर देते, लेकिन फर्स्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत है। अबे दो वैल्यू आ रही है ना, तो 30 भी आ रही है और 82.5 भी आ रही है। 30 कब आ रही है, जब रिफ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। जब तुम 30 का डिग्री डालते हो तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो 15 डिग्री डेविएशन आएगा। हाँ भाई सही बात है। लेकिन अगर तुम I की वैल्यू 82.5 डिग्री रखते हो तो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, और उसके कारण यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा, और उसके कारण जो डेविएशन आएगा वो 15 डिग्री का आएगा, और 82.5 डिग्री I भी आंसर होगा। आई मेरी बात समझ में? पक्का ना? तो भैया मैंने जो आपको ग्राफ बताया था, उस ग्राफ का यहाँ पे बस इतना सा ही रोल है कि ग्राफ देख के तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। देखो मेरी बात समझना, ग्राफ ऐसा था, ऐसा जूम ऐसा, उसके बाद यहां पर गोला आएगा और सीधी लाइन खींचेगी, ऐसे लाइन आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये वाली वैल्यू कितनी थी, ये मैं बताया था आपको C थी, ये कितनी थी π/2 माइनस C थी। अरे सही था ना? और ये कितनी डिग्री वैल्यू थी, ये थी π - 2C।
बेटा डेविएशन यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 45 डिग्री। डेविएशन ध्यान समझना, π/2 मतलब 90, 90 माइनस 45 इज 45। आई मेरी बात समझ में? तो 45 से अगर कम होगा डेविएशन, अपना डेविएशन कितना था 15 डिग्री मात्र। तो भैया 15 डिग्री के लिए तो दो केस बन रहे हैं ना, एक तो आई ये वाला है और एक आई ये वाला है। इसीलिए अपने यहाँ पर एक 30 डिग्री भी आई और एक 82.5 भी आई। क्यों सर? क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन के थ्रू मान सकते हैं हम लोग, एक बार हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू मान सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। लेकिन भैया डिपेंड तो आई पे ही करता है ना। अब तूने आई 30 डाला तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अगर तूने आई 82.5 डाल दिया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें डेविएशन चाहिए 15 डिग्री, वो तो मिल ही रहा है ना। अरे बात समझ में आ रही है ना, वो तो मिल ही रहा है हम लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पे दो आंसर है। सवाल बहुत ही प्यारा था, तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत जबरदस्त सवाल था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ भैया, तो अभी अपने यहाँ पे जो केस देखा था, तो आप उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि जब भी वैल्यू किसकी, डेविएशन की वैल्यू अगर π/2 माइनस सी से कम होगी, जो यहाँ पे दिख रहा है π/2 माइनस सी से कम होगी, सी अपन निकाल सकते हैं, वो अपने पता लग गया कि भैया डेंसर अपॉन रेयर अपॉन डेंसर अपने को करना है, उससे हम लोगों को सी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। सी जब हम निकाल पाएंगे तो π/2 माइनस सी मतलब 90 डिग्री माइनस सी करने पर वो जो भी वैल्यू आएगी, अगर हमारा डेविएशन उस वैल्यू से भी कम आ रहा है, इसका मतलब वहां पर इन एंगल ऑफ इंसिडेंस दो आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस पॉइंट को लिख लीजिए, जब भी वैल्यू 90 माइनस सी से कम होगी डेविएशन की, तो उस केस में दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ सकते हैं। आ सकते क्या है? आएंगे ही आएंगे। तो आप ये अपन को ग्राफ से पता लग रहा है। हाँ, π/2 माइनस सी से अगर बड़ा है डेविएशन की वैल्यू, तो फिर दो वैल्यू नहीं आएगी, फिर एक ही आएगी TIR से। अब सही है ना। अब मैं आपको एक केस कराता हूं, यहाँ पे केस देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सरफेस लेता हूं, ठीक है। इस सरफेस पे हमने क्या करा है, ऐसे यहाँ पे n बराबर 2 ले लिया है, यहाँ n बराबर 1 ले लिया है। भाई साहब ऐसे लाइट गिरी है, ऐसे लाइट गिरी है, बहुत बढ़िया साहब। ऐसे लाइट गिरी है और हम लोगों को क्या बोला गया है कि बताइए इस केस के अंदर डेविएशन कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ डेविएशन बराबर, अगर मैं डेविएशन की वैल्यू कितनी ले लेता हूं, इफ डेविएशन बराबर 75 डिग्री, अगर डेविएशन की वैल्यू 75 से बड़ी हो, सॉरी 75 होती है, तो बताइए इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। जल्दी से बताइए, फटाफट से, फास्ट। हाँ जी, तो बड़ा फटाफट चेक कीजिए, π/2 माइनस सी। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि डेविएशन इससे बड़ा है कि छोटा है। π/2 मतलब 90 कर लो इसको सिंपल भाषा में, 90 माइनस सी, तो ऐसे याद रहेगा। तो सी कितना है भैया? सी की वैल्यू है साहब सी 30 डिग्री। अबे छोटा वाला अपन बड़ा वाला, छोटा वाला 1 है, बड़ा वाला 2 है, तो 1/2 क्या होता है साइन सी। सी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, 30 हो गया। तो 90 माइनस सी कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो डेविएशन इज ग्रेटर देन दिस थिंग। अगर अपना डेविएशन 90 माइनस 30 से बड़ा है, तो इसका मतलब अपना जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर यहां तक तो 90 माइनस सी 60 डिग्री जाएगा, लेकिन अपना डेविएशन बड़ा है। अगर बड़ा है तो एक ही वैल्यू आएगी, वो भी कौन सी आएगी? अरे यार, ऐसे एक ही वैल्यू यहां पर आएगी, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी वो बना देता हूं मैं, कौन सी बड़ी बात है। वो TIR के थ्रू आएगी, तो डेविएशन बराबर
180 डिग्री माइनस 2i। भाई साहब कितना है ये 75 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। सोल्व करने पे 2i कितना हो जाएगा बेटा, 2i हो जाएगा 105 डिग्री और i हो जाएगा 52.5 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट, 52.5 डिग्री। सिंपल, एक आंसर आएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू 90 माइनस सी से बड़ी है तो एक ही आंसर आएगा इंसिडेंट एंगल का। बेटा सवाल आते हैं ये, और कराता हूं, ध्यान सुनना। मान लीजिए कि हमने क्या करा, एक सरफेस ली है और यहां पर ऐसे करके ये 2 ले लिया है n और ये n ले लिया है हमने √3। गेटिंग माय पॉइंट, ये 2 ले लिया है और ये √3 ले लिया है। ऑब्वियस बात है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। जब ऐसा करेंगे अपन तो क्या आएगा भैया, अब हमसे पूछा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम सवाल, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ डेविएशन बराबर 40 डिग्री है। अगर डेविएशन 40 डिग्री है तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जल्दी बताइए, फास्ट। हाँ जी, सबसे पहले चेक कीजिए 90 डिग्री माइनस सी की वैल्यू कितनी है। तो भाई साहब यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो सी हो जाएगा 60 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये 90 माइनस सी हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब अपना डेविएशन जो है इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। 40 है ना, तो 30 से बड़ा है, तो TIR से आएगी वैल्यू। तो डेल्टा हो जाएगा कितना, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। डेल्टा कितना हो जाएगा भैया, 40 दे रखा है, इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। बेटा सोल्व करने पे कितना हो जाएगा, 2i विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40, तो हो जाएगा 140 और i की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। 180 माइनस 40 इज 140, 140 डिवाइड बाई 2 इज 70 डिग्री। तो ये तरीके हैं निकालने के, इसके ऊपर अपन ने प्रैक्टिस कर ली है। इसके ऊपर मैं आपको और भी सवाल दे दूंगा आगे, लेकिन अभी आपको इसको नोट डाउन करना है एंड हम लोग नए टॉपिक पे अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ भाई, तो TIR के ऊपर मैं आपको एक और प्रॉब्लम कराता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान समझिएगा बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में वाटर सरफेस तो नहीं है, कोई सरफेस है जो लिक्विड है ना, कोई लिक्विड सरफेस है, कुछ भी इसके नीचे लिक्विड भरा पड़ा है, पूरा लिक्विड ऐसे लिक्विड, काफ़ी सारा लिक्विड यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट बल्ब। ठीक है, अब इस बल्ब से जैसे पानी है, पानी के नीचे कुछ 1 मीटर नीचे, यहां से मान लीजिए कि इसकी जो गहराई है बल्ब की वो 1 मीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो 1 मीटर की गहराई पे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है भैया, अब हो क्या रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इसका वो दे रखा था √2 और इसका दे रखा था 1 अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही बात है, इसका √2 दे रखा है, इसका 1 दे रखा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, शानदार है। ठीक है भैया, अच्छा है। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ से भैया जो लाइट निकलेगी ना, एक्चुअली क्या है ना, जब सरफेस पे अपन ने ऊपर से देखा तो हमें क्या एक गोला दिखाई दिया जिसमें लाइट दिख रही थी, बस एक पैच दिखाई दिया। मतलब अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा, टॉप व्यू बेटा मैं इसी का अगर टॉप व्यू देखूंगा, मतलब ऊपर से देखूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो मुझे है ना ऐसा सरफेस दिखाई देगा कि ये लिक्विड है, ऊपर से देख रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ऊपर से देख रहा हूं बेटा, ऊपर से, तो मुझे बल्ब ना दिखकर मुझे यहाँ पे इतना बड़ा एरिया दिखाई देगा जो कि
जहां से लाइट आ रही होगी, पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा। आई मेरी बात समझे? तो पर्टिकुलर मुझे ऐसा एक पैच दिखाई दे रहा होगा जिसको हम बोल सकते हैं ब्राइट पैच, इस तरीके का। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको बोल सकते हैं अपन क्या? ब्राइट पैच। ऐसा हम लोगों को ऊपर से ये दिख रहा होगा, ब्राइट पैच टाइप का। अब हमें ये जानना है कि इस ब्राइट पैच का एरिया क्या है। तो मैं सवाल लिख देता हूं, फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच। इस ब्राइट पैच का क्या एरिया है ये हमें बताना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस ब्राइट पैच का एरिया आप बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा ऐसे सवाल करने से पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। एक्चुअली होगा क्या ना कि यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या, क्रिटिकल एंगल निकाल लो। क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन ऑफ 1/√2, वो भी इनवर्स में। तो बेटा ऑब्वियस बात है वैल्यू आएगी 45 डिग्री। हाँ यार, ये तो समझ में आता है यार अपने को कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 45 डिग्री आ रही है। ठीक है भाई, तो क्रिटिकल एंगल निकाला अपन ने, तो क्या होगा कि यहाँ से लाइट डालिए 45 डिग्री, है ना। अगर आपने 45 डाली तो लाइट ऐसे जाएगी बाहर। हाँ यार सही बात है। सिमिलरली अगर तुमने लाइट ऐसे डाली इधर 45 पर, तो लाइट ऐसे बाहर चली जाएगी, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? अरे सही है ना। अगर यहां पर हम लोग लाइट ऐसे 45 से कम में डाल रहे हैं तो लाइट बाहर जाएगी, ये पक्का है। ओहो, ऐसे बाहर जाएगी, ये पक्का है। सारी यहां तक इस 45 तक तो लाइट बाहर जाएगी। लेकिन सोचो अगर लाइट हमने ऐसे डाली 45 से ज्यादा एंगल पर, तो भैया ये तो TIR कट जाएगी। क्या कट जाएगी? TIR। मतलब 45 डिग्री से ऊपर की कोई भी लाइट यहां से बाहर ही नहीं जा पाएगी। और जब लाइट बाहर ही नहीं जाएगी तो बाहर दिखाई ही नहीं देगी। इसका मतलब जो दिखाई देगा वो सिर्फ ये वाला गोला होगा, ये पर्टिकुलर गोला। आई मेरी बात समझ में? ये पर्टिकुलर गोला होगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये 45 इज द मैक्सिमम, 45 इज द मैक्सिमम, तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 45 डिग्री। ये 1 है तो सामने वाला भी हो जाएगा 1 मीटर। अबे आ रहा है समझ में? अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। और अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, बस इसका रेडियस 1 हो गया, तो एरिया हो जाएगा, एरिया 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 बहुत ही आसान है निकालना, पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो आंसर इज पाई मीटर स्क्वायर इज द एरिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे पूरा लिखा है, ब्राइट पैच का हमें एरिया निकालना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको लिख लीजिए। इसके बाद ही मैं इसी टाइप का आपको एक और सवाल कराऊंगा धमाकेदार सा, फटाफट से नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो अभी मैं ना इसी लिक्विड के अंदर, ये जो लिक्विड था, इसी लिक्विड में आपको एक और सवाल कराता हूँ। ठीक है, तो इसी लिक्विड में अपन क्या करते हैं, एक और सवाल करते हैं। यहाँ पे खाच 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 खाच, ये शानदार खाच 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 खाच। बेटा किया क्या है, जो बल्ब है ना, इस बल्ब की जगह अब हमने रख लिया है ट्यूबलाइट, या कोई लॉन्ग लेंथ का एल लेंथ मान लीजिए आप, इसकी कितनी, 5 मीटर मान लीजिए। ओ भैया 5 मीटर, तो 5 मीटर की मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट ले ली है। ट्यूबलाइट, ओ भैया लिख दो इसको, ट्यूब लाइट। अब इसका भी कुछ ब्राइट पैच दिखेगा,
पहली बात तो ये सवाल में कि ब्राइट पैच कैसा होगा, सेकंड है कि उसका एरिया निकालिए। तो सवाल में लिख देता हूं, फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच। उसका किस प्रकार का एरिया होगा, पहली बात तो उसका शेप कैसा होगा, ऊपर से दिखने पर मतलब वो स्फेरिकल होगा, सॉरी सर्कुलर होगा या किस प्रकार का होगा, और साथ में एलिप्टिकल होगा या सर्कुलर, जैसा भी होगा मतलब, और साथ में उसका एरिया कितना होगा। तो फटाफट बताइए जल्दी से एरिया, जल्दी से बेटा। अब की बार भी क्या है, ये जो लिक्विड है वो सेम था, इसीलिए मैंने √2 ही माना, इधर भी 1 हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो भी 1 मीटर ही हम लोग मानेंगे। फटाफट से ट्राई कीजिए। हाँ जी भाई, तो बात क्या है कि भैया यह जो ट्यूबलाइट है इसका ब्राइट पैच कैसा दिखेगा। देखो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा कि ये जो ट्यूबलाइट है एक पतली सी ट्यूबलाइट है, तो तुम क्या करो, इसके बहुत सारे पॉइंट ले लो, पॉइंट 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 पॉइंट। सोचो एक पॉइंट का गोला बनता है, उसके जस्ट अगले वाले का भी गोला बनेगा, उसके जस्ट अगले वाले का भी गोला बनेगा, फिर गोला बनेगा, फिर गोला बनेगा, फिर गोला बनेगा, अरे फिर गोला बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लगभग 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 बहुत सारे पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट। तो ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे, मतलब जितनी लंबी ट्यूबलाइट है उतना लंबा तो हमें एक रेक्टेंगल टाइप दिखाई देगा। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट, उस लास्ट पॉइंट का आधा गोला हमें बाहर दिख रहा होगा ब्राइट पैच के रूप में, आधा वो रेक्टेंगल में ही चला जाएगा। रेक्टेंगल कैसे बना, बहुत सारे छोटे छोटे गोले 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 मिला के। बेटा इधर वाला जो है आखिरी पॉइंट है ये भी रेक्टेंगल की तरह इधर दिखाई देगा, और इसका भी हम लोग जानते हैं कि कुछ वैल्यू आएगी। अब होगा क्या कि एक पॉइंट के सर्कल का एरिया कितना आता है वो भी अपन निकाला था, वो आता है पाई मीटर स्क्वायर। तो भैया मैं जानता हूं कि इसका टोटल जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल। बेटा इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। सही बात है। इस रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी है, दैट इज 2 मीटर। सर 2 मीटर कैसे, क्योंकि इसका रेडियस जो है ना इस गोले का वो आता है 1 मीटर। तो बेटा 1 और 1 रेडियस का डबल हो जाएगा चौड़ाई, तो 2 मीटर हो गया। तो रेक्टेंगल की लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 5 × 2 प्लस ये साइड के दोनों का एरिया, दोनों को मिला के एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और एक सर्कल का एरिया है पाई मीटर स्क्वायर। देन आंसर इज 10 + पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, 10 + पाई मीटर स्क्वायर, या कि कह सकते हैं अपन 13.14 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। व्हाट आई कैन राइट, 13.14 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। अरे सही है ना। तो बेटा ये सवाल था, अच्छे कैटेगरी का सवाल था, अच्छा सवाल था। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अब मैं आपको कराने वाला हूँ, अब हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन अलग अलग सरफेसेस में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी सरफेसेस एक साथ हो कि रिफ्रैक्शन वाया मेनी सरफेसेस, नॉट सिंगल सरफेस, मेनी सरफेसेस। कैसे सर, देखो जैसे मान लीजिए कि एक रे हमने ऐसे लगा दिया है, ठीक है, एक सिंपल लेयर, एक लेयर फिर ऐसे लगा दी है, फिर एक लेयर फिर अलग कलर से लगा दी है, वाह शानदार, फिर एक अलग कलर से लगा दी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, फिर एक और लगा दी है अलग कलर से, बहुत ही बढ़िया, फिर एक और हमने ऐसे लगा दी है, वाह क्या लग रहा है। तो ऐसे कर कुरा के फिर हमने फाइनली ये पाया कि भैया दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा मान लो
कि इसको आप क्या बोल सकते हो, एन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट एंगल। तो आप आगे क्या लिख दोगे, n1, n2, n3, n4 और n5, ऐसे बढ़ते रहेंगे n n n n n n, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर सबके ऐसे वैल्यू लिखनी है, ऐसे कुछ होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे कुछ होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे कुछ होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे कुछ होगा। बेटा सीधे नहीं जा रहे हैं, ये वैल्यू चेंज कर रही है हर बार। अब कितनी कर रही है वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे R1, इसको भी R1, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला क्या लिख दिया R2, तो ये भी R2, फिर लिख दिया R3, तो ये भी R3, फिर लिख दिया R4, तो ये भी R4, फिर लिख दिया R5, तो ये भी R5। भाई साहब ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। अब सोच के देखो कि मैं क्या लिख सकता हूं इस केस के अंदर, मैं लिख सकता हूं साहब n ऑफ इंसिडेंट इंटू साइन ऑफ i इज इक्वल टू, अगले वाले का लिख दो, अगले वाले का क्या हो जाएगा, n ऑफ 1 इंटू साइन ऑफ R1। अरे सही है ना भाई साहब, अगर ये R1 है तो ये भी R1 है, और अगर मैं इस सरफेस पे लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, तो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं n1 साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ R2। सही बात है, इन दोनों पे लगा दिया। अब ये R2 तो ये भी R2, तो इन दोनों सरफेस पे लगाएंगे, तो व्हाट आई कैन राइट कि भैया n2 साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू n3 साइन ऑफ R3। अरे सही है ना। तो ऐसे 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 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं फाइनली लिख सकता हूं कि n ऑफ R n इज इक्वल टू n ऑफ n माइनस 1 साइन ऑफ R n माइनस 1। कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह से चलता रहेगा बहुत सारे चलते रहेंगे। अब मैं तो इतना जानता हूं कि भैया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब सारे बराबर है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक लिख सकता हूं यहां पे कि n ऑफ i साइन ऑफ i इज इक्वल टू n ऑफ n साइन ऑफ Rn। बेटा सिंपल, पहले और आखिरी का सीधा सीधा लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। अरे सही है ना, ज्यादा परेशान नहीं होने का, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है। फर्स्ट का पता हो और किसी का भी निकाल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे इसको लेके एक सवाल कराऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इसमें किया स्नेल्स लॉ, फिर इन दोनों का स्नेल्स लॉ किया, सारे बराबर 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 आ रहे हैं। तो आपको इनको बराबर करते रहना है, और फर्स्ट और जिसमें भी निकालना हो n i साइन i इज इक्वल टू n4 साइन R4, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो बेटा पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। हाँ भाई, तो मैं उसके ऊपर एक सवाल देता हूँ आपको। ये सवाल एम्स में आया हुआ है। तो n बराबर √2, n बराबर 1.2, n बराबर 1 और n बराबर 2, ठीक है। n बराबर 1 और n बराबर 2, ऐसे ऐसे रे आई है। रे जो है वो यहाँ पे 45 डिग्री पे इंसिडेंट होती है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो पूछा गया है कि फाइंड एंगल सबटेंड बाय रे विद नॉर्मल इन n बराबर √2 मीडियम। n बराबर √2 मीडियम के अंदर आप बताइए यहाँ पे फाइंड एंगल सबटेंड बाय रे विद नॉर्मल
विद नॉर्मल इन n बराबर √2 मीडियम, n बराबर √2 वाले मीडियम के अंदर आप बताइए कि वो कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा फटाफट से जल्दी से बताइए सवाल को, ये एम्स में आया हुआ सवाल है, जल्दी सोचिए, आंसर दीजिए। हाँ जी, अब बच्चे फटाफट से क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक लगा देंगे। कितना आएगा भैया, n2 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin r, जो भी यहाँ पे r होगा। फिर क्या करते हैं बच्चे, सर ये √2 से तो ये √2 उड़ गया सर, बचा कितना सर sin 45, तो sin 45 होता है 1/√2 सर, तो 1/√2 से √2 कट जाएगा, 1 बचा सर, साइन r की वैल्यू 1 बची सर, तो r की वैल्यू 90 डिग्री आएगी सर। अरे आया ना सही में? ऑप्शन भी ऐसे ही दिए होंगे। ऑप्शन क्या दिए होंगे, देखो ऑप्शन भी देख लेते हैं, 90, 45, 60, नन ऑफ दीज। तो बच्चा फट से देख के बोलेगा ये आंसर, ये आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन गलत था। अबे नहीं होगा ये, अबे होशियारों, कहां से कहां जा रही है रे पहली बार में ही भाई साहब, डेंसर से रेरर में। और कितना क्रिटिकल एंगल है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री। देखो एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो यही TIR कर जाएगी रे, कोई जाएगी नहीं वहां। अबे जाएगी नहीं तो एंगल ही नहीं बनेगा, जब एंगल ही नहीं बनेगा तो फिर काई का कर रहे हो। आई मेरी बात समझ में? तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। नहीं आया ना समझ में? आया क्या भैया? तो 2 से 1 में जा रही है, डेंसर से रेरर में जा रही है, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, पहले ये TIR कर जाएगी भैया, जाएगी नहीं ऊपर तक। तो एम्स में पूछा गया सवाल है, लल्लू सवाल नहीं देते वो लोग। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि लगा दिया बिना सोचे समझे, जहां दिख रहा है फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाएंगे हम तो आंसर आ जाएगा। भाई साहब इसलिए नंबर नहीं आते फिर फिजिक्स में फॉर्मूले से ज्यादा आपकी अवेयरनेस और आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो ध्यान रखना कि जब भी अगर माने डेंसर से रेरर में जा रहा हो तो TIR की दिक्कत हो सकती है। हाँ अगर ऐसा होता कि 1 से 1.2, 1.2 से √2, अब √2 से मान ले कि आगे √3 होता तो दिक्कत नहीं होती अपने को, तो सोचने की जरूरत नहीं थी, आगे 2 होता तो सोचने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे तो सीधा ही 2 से 1 जा रहा है, वो भी एंगल कितना है 45 डिग्री। हाँ अगर 45 नहीं होते, अगर ये एंगल मान लीजिए कि कुछ 15 डिग्री होता, 20 होता तो चल सकता था। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल 30 है, तो अगर 20 डिग्री होता इंसिडेंट तो अपना ये रिफ्रैक्शन कर जाता, बट 45 डिग्री इसलिए इंटरनल रिफ्रैक्शन कर गया TIR, और उस कारण ये यहीं से डेविएट कर जाएगी, ऊपर तक जाएगी ही नहीं, और ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ तो मुझे यहाँ समझ में आ गई। लेकिन भैया जब भी सवाल आए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार के आपको सवाल मिले, आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, विशेष तौर पे, कि कहीं पर कोई डेंसर से रेरर में तो नहीं जा रहा। अगर कोई डेंसर से, बेटा लिख लो इस बात को, ऐसे सवालों में चेक करो, लिख लो इस बात को कि कहीं रे डेंसर से रेरर में तो नहीं जा रही, आगे लगा देना क्वेश्चन मार्क, लिख लीजिए बेटा, कहीं रे डेंसर से रेरर में तो नहीं जा रही। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल इफ रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये पूरा कहानी है, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा ये कहानी तो हो गई अपने पास में अलग अलग प्रकार के रिफ्रैक्शन की। अब एक्चुअली क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन दो स्लैंट सरफेस पे भी हो सकते हैं, मतलब दो किसी भी एंगल पे अगर दो प्लेन सरफेसेस हो तो उनसे जो पास होने वाली लाइट होती है वो भी रिफ्रैक्शन ही कर रही है, और एक साथ दो सरफेस से कर रही है। दोनों अगर पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल तो स्लैब में कहलाता है,
बट अगर पैरेलल नहीं है तो वो कहलाता है प्रिज्म। क्या कहलाता है? प्रिज्म। तो बेटा अब क्या है कि आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिज्म के कुछ डायग्राम्स दिखाई देंगे, तो मैं आपको पहले समझाता हूं उनको, उसके बाद ही आप उसको नोट डाउन करिएगा। हाँ, तो दिखने लग गया आपको प्रिज्म का डायग्राम? देखो, प्रिज्म का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि बच्चों को जो पर्टिकुलर सिंगल टाइप का प्रिज्म है वही लगता है कि हाँ भाई यही प्रिज्म है, बाकी सब तो पता नहीं क्या है। बेटा कोई भी सरफेस प्रिज्म हो सकती है, कोई भी सरफेस तो नहीं, मतलब कोई भी दो सरफेस प्रिज्म हो सकती है इफ दे आर एट एन एंगल मोर देन 90 और लेस देन 90, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 90। मतलब कोई भी 90 भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी इक्वल टू पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दे शुड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। एग्जैक्टली बात यह है, दे शुड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दो कोई भी सरफेस अगर आपस में पैरेलल होगी तो वो स्लैब में पड़ते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट प्रिज्म में ही आते हैं। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आपको प्रिज्म के दे रखे हैं, मतलब सारे ही केसेस को अपन प्रिज्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन यही समाप्त करेंगे, आपसे भी डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट डे अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें प्रिज्म के ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें अपन लोग करेंगे, डेविएशन पढ़ेंगे, प्रिज्म को सब कुछ प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उधेड़ देंगे ढंग से उसको, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपने ये समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।